अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 53 है। लेक्चर हमारा 53 है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने जो डिटेल में डिस्कशन की थी वो हमने ये की थी कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z की वैल्यू, x की वैल्यू, फिर हमने इन्वर्स ऑफ z भी सीखा, फिर हमने लास्ट में एक क्वार्टाइल डेविएशन की इक्वेशन भी लगाई, ठीक है। तो अब हम ये आज का लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और चैप्टर 16 के ऊपर। इस यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एंड हो जाएगी, ठीक है। वो है क्या? नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। ये नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन किस चीज़ का नाम है? देखें, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के तरीके हैं वो चार है। एक हाइपर ज्योमेट्रिक नंबर 1, second is binomial probability distribution, third is Poisson probability distribution and fourth is normal distribution. Sometime हाइपर को ज़रा साइड, हाइपर के अपने रूल्स हैं, हाइपर को साइड पे करके बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में समटाइम हमारे पास ऐसी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है जो बाइनोमियल से नहीं होती। हो जाती है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाती है जैसे कि, लेकिन उसको सॉल्व करने में हमें अच्छा खासा वक्त चाहिए होता है। तो बजाय उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम एक स्मार्ट वे यूज़ करते हैं, हम बाइनोमियल को नॉर्मल के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन तो बाइनोमियल का होता है, हकीकी जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो बाइनोमियल का होता है, लेकिन हम उसको नॉर्मल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। सेम विद द केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी समटाइम हमारे पास एक ऐसा फेज आता है जहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन अप्लाई करना बेवकूफ़ी होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कौन करे। तो हमारे लिए बेहतर होता है कि हम उसका शॉर्टकट यूज़ कर लें और हम नॉर्मल यूज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ बाइनोमियल के क्वेश्चन में कि मुझे वैल्यूज़ जो हैं, अज्यूम करें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल वैल्यूज़ हैं मेरे पास 60, यानी कि n = 60 है। और मैं क्वेश्चन आपको ये गिवन कर दूं, मैं ये कह दूं कि मुझे फाइंड करके दो एटलीस्ट 30। अब एटलीस्ट 30 में आप क्या सॉल्व करोगे? 30, 31, 32 सोन चलते जाओगे जब तक 60 नहीं आता। आपने कहा हाँ, हमें तो सर ने एक और तरीका भी बताया था, वो एक ज़रा शॉर्टकट था। सर ने कहा था कि 1 में से माइनस कर लो। हमने कहा चलो 1 में से माइनस कर लो। अगर 1 में से माइनस करूं तो मुझे 1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 0, 1, 2 चलते कहाँ तक? 29 तक। तो देखें तकरीबन 30 कैलकुलेशंस करनी पड़ी है मुझे, और 30 से लेकर 60 तक यहाँ पे भी 30 कैलकुलेशंस करनी पड़ी है। और भाई 30 कैलकुलेशन कौन करेगा इतनी? तो हम क्या करते हैं इस केस में, नॉर्मल से हेल्प। हमने कहा नॉर्मल भाई 30 से लेकर 60 तक जाना, नॉर्मल का कोई मसला ही नहीं है। रेंज फाइंड करनी है, 30 से लेकर 60 तक रेंज है ना? हमने कहा बिल्कुल। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं फाइंड कर दूंगा। ये सारा क्वेश्चन जो 30 कैलकुलेशन परफॉर्म कर होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिनटों में सॉल्व हो जाता है। सेम विद द केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हम आप वैल्यूज़ लार्ज आ जाएं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल को एज एन हेल्पिंग टूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। समझ लगी आपको? अच्छा, इसलिए आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है कि हम नॉर्मल को एज अ हेल्पिंग टूल यूज़ करेंगे जब हमारे पास दूसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ नहीं करना चाहते या उससे हम आंसर फाइंड नहीं करना चाहते क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डाटा की वजह से। तो वो कह रहा है कि बाइनोमियल एंड पॉइजन वेरिएबल इज डिस्क्रीट। जब हम नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, किसके लिए? दो के लिए, एक बाइनोमियल के लिए, एक पॉइजन के लिए। वो कह रहा है कि बाइनोमियल और पॉइजन एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, लेकिन नॉर्मल एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये तो मिसमैच हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रीट वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक रेंज बताता है। वो देखें हमने ये कहा था 0 से लेके 15 तक एरिया क्या है, 15 से लेके 25 तक एरिया क्या है। एग्जैक्ट 15 नॉर्मल कहता है भाई इसका आंसर 0 होगा। एग्जैक्ट 15 का आंसर मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तो सिर्फ रेंज का आंसर बताता हूँ। तो हो सकता है 15 से लेके 16 तक रेंज, यानी कि 15.5 हो सकता है, 15.4 हो सकता है, 15.3 हो सकता है। देखिए सारी डेसिमल वैल्यूज हैं, सारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक रेंज का आंसर बता देता है। वो कहता है 15 से 16 के दरमियान आंसर ये है। अब 15 से 16 के दरमियान जितनी वैल्यूज है सबका आंसर वही होगा। यानी कि नॉर्मल हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी में आंसर प्रोवाइड करता है। इसलिए जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या कहेगा, मुझे x इज, जैसे कि हमने बाइनोमियल में क्वेश्चन में सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, तो बाइनोमियल से हमने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 2 को सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 1 को सॉल्व किया। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पूरे नंबर को सॉल्व किया। लेकिन नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल कहता भाई मैं तो कॉन्टिन्यूस हूँ, तो मुझे कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रीट इवेंट को कॉन्टिन्यूस इवेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये डिस्क्रीट इवेंट हमारा कॉन्टिन्यूस इवेंट में कैसे कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन्स को क्या कहते हैं। जब हम अपने डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, एक कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन। अब ये कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन किस चीज़ का नाम है, ये कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन है क्या, ये कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन, हम एक कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन ये है कि आपने डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर प्लस या माइनस करना है 0.5, तो वो जो डिस्क्रीट होगा वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एक डिस्क्रीट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, करेक्टेड फॉर नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाएगा। ठीक है। अब कब आपने, अच्छा अब यहाँ पे एक टेक्निकल रूल है, ठीक है। वो रूल ये है कब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब 0.5 ऐड करना है, कब 0.5 लेस करना है। अब इसका रूल ध्यान से सुनिएगा। अब ये सारी की सारी और तलब आते हैं, अगर आपने इनको ध्यान से नहीं सुना तो फिर मसला होगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि P जो है वो लेस देन 10 है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 10। ये देखें x लेस देन 10 है। अब हमने इसमें माइनस करना है 0.5 या 0.5 ऐड करना है। अब वो इसको देखकर पता चलेगा, इसी को इनको वो कह रहा है P जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है कहता है x जो है वो लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब है 10 शामिल नहीं है, यानी कि 10 को शामिल नहीं करना, 10 को शामिल नहीं करना। मुझे बताएं लेस देन 10 लिखा हुआ है, लेस देन 10, क्या ये जो लिखा हुआ है लेस देन 10, क्या इस लेस देन 10 में 10 शामिल है? आप कहेंगे सर 10 शामिल नहीं है। तो मैंने कहा रूल ये था कि लेस देन 10 लिखा है, या तो 10 में मैं 0.5 ऐड करूंगा या तो इस 10 में मैं 0.5 माइनस करूंगा। तो 10 शामिल नहीं करना हमने। लेस देन 10 का मतलब है 10 शामिल नहीं है। अगर 10 शामिल नहीं है तो मुझे खुद ईमानदारी से बताएं, मुझे खुद बताएं कि मैं इसमें 0.5 को ऐड करूं या 0.5 को माइनस करूं। अगर मैं 0.5 को ऐड करूंगा, अगर मैं ऐड करता हूं तो भाई मैं तो 10.5 पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 10.5 में पहुंच गया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो 10 चाहिए ही नहीं, मुझे तो 10 नहीं चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, अगर मुझे 10 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करके 9.5 तक पहुंच जाऊंगा। अब 9.5 शो कर रहा है कि 10 शामिल नहीं है, हमने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं 0.5 ऐड करता तो 0.5 ऐड करने के बाद 10.5 मेरा बन जाता, यहां पर क्या बन जाता, ये बन जाता प्रोबेबिलिटी x 10.5। ये देखिए ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन से ही वायलेट हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन कह रहा है x लेस देन 10 है और हमने क्या बना दिया कि x लेस देन 10.5 है। लेस देन 10.5 का मतलब है
कि x में 10 शामिल है, x में 10 शामिल है, और ओरिजिनल क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 शामिल नहीं होना चाहिए, तो 10.5 हमारा नहीं होगा। ऐसे होप्स हुई आपके बात समझ आ चुकी होगी कि हम यहाँ पर -0.5 क्यों करेंगे, हम माने यहाँ पे 0.5 क्यों करेंगे और प्लस क्यों नहीं करेंगे। उसकी रीज़न मैंने आपको दे दी, जब हम प्लस करेंगे तो मसला हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसने कहा कि 10 शामिल नहीं है, तो मैं माइनस करूँगा यहाँ से 0.5 को, तो हम पहुँच जाएंगे 9.5 को, जो कि देखें ये हमारा बन जाएगा आपके सामने। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने खुद सोचना, फिर आपने मुझसे शेयर करना है, ठीक है। वो कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 10 है। x ग्रेटर देन 10 का क्या मतलब हुआ, x ग्रेटर देन 10 का क्या मतलब हुआ, उसने कहा 10 से ज़्यादा। x ग्रेटर देन 10 का मतलब होता है 11, यानी कि 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा मीन 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, 10.3 भी, यानी कि 10 से ज़्यादा हो। अब मुझे 10 से ज़्यादा करना है। अब बताएं मैं 0.5 माइनस करूं या 0.5 ऐड करूं, आपने खुद अपने सोचना है। मैं 0.5 को माइनस में करूं या 0.5 को प्लस करूं। अगर मैं 0.5 को प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 10.5, और अगर मैं 10 में से 0.5 माइनस करता हूं तो आंसर आएगा 9.5। जबकि वो क्या कह रहा है, कह रहा है x 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से ग्रेटर हो, 10 से ग्रेटर हो। 10 से ग्रेटर मीन 10 से ज़्यादा वैल्यूज हो। तो देखें क्या ये 9.5 10 से ग्रेटर है, हमने कहा नहीं। तो अगर ये 10.5 9.5 10 से ग्रेटर नहीं है तो हमने कहा भाई -0.5 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे +0.5 करेंगे, ताकि 10 से ग्रेटर हमारे पास ये 10.5 आ जाए। बात समझ आ रही है, कब हम माइनस कर रहे हैं कब प्लस कर रहे हैं, ये बड़ी बारीक बातें हैं, इनको आपने ज़रा देख लेना, ठीक है जी। अब ये तो चलो आसान था ना, लेस देन ग्रेटर देन। अब आ गया एटलीस्ट, इंपॉर्टेंट वाले। एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले लफ्ज़ हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट 10 कहता है कि 10 शामिल है। एटलीस्ट 10 ने कहा 10 या 10 से ज़्यादा। जब मुझे 10 को शामिल करना है, अब मुझे ऐसी एडजस्टमेंट करनी है जिसमें 10 मुझे नज़र आ रहा हो, 10 मुझे नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा यहाँ पे कर लेता हूँ। उसने कहा P जो है x एटलीस्ट 10 है। अब एटलीस्ट 10 में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो माइनस करूँगा 0.5 या तो प्लस करूँगा 0.5। तो आपने मशवरा देना है कि मैं माइनस करूँ या प्लस करूँ। अगर मैं 10 में 0.5 माइनस करूँ तो यहाँ पे 9.5 जाएगा, यहाँ पे 10.5 जाएगा, ठीक है। उसने कहा 10 शामिल हो, एटलीस्ट 10 शामिल हो, 10 शामिल होना चाहिए। तो अगर मैं 10 शामिल करना चाहता हूं तो मैं स्टार्ट लूंगा 9.5 से, क्योंकि जब मैं 9.5 से स्टार्ट लूंगा तो 9.5 के बाद 10, 10.5, 10.5 के बाद 11, 11.5, यानी कि 9.5 से स्टार्ट लूंगा तो इसके अंदर 10 मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टार्ट यहाँ से ले लूँ 10.5, क्या यहाँ से मुझे 10 मिलेगा, 10 मिलेगा? जबकि वो कह रहा है इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल टू 10, 10 के इक्वल भी है। अगर मैं स्टार्ट ही 10.5 से लूँ, क्या मुझे 10 मिलेगा? हरगिज़ 10 नहीं मिलेगा। इट्स मीन मेरा आंसर क्या होगा कि मैं 0.5 को माइनस करके 9.5 से स्टार्ट लूँगा, क्योंकि जब एटलीस्ट 9.5 को देखूँगा, अब यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 9.5, 9.5 से ग्रेटर हो, यानी कि 9.6, 7, 8, 9, 10, तो 10 देखें मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। होप सो आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। सेम इज द केस एटमोस्ट 10, एटमोस्ट 10 में कह रहा है 10 शामिल हो, x इक्वल टू 10 हो और 10 से कम हो। तो आप मुझे खुद बताएं कि आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? कि आप माइनस करना चाहेंगे 0.5 को या प्लस करना चाहेंगे 0.5 को? खुद बताएं मुझे जल्दी से ज़रा देखकर। जबकि 10 शामिल करना है और 10 से कम, 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम, तो आप देख लें कौन सी वैल्यूज देंगे आप, ठीक है। 10 या 10 से कम, जब मैं माइनस करूँगा तो मैं 9.5 पहुँचूँगा। क्या 9.5 में ये 10 आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, तो ये तो मेरा हाई नहीं, तो मैं ऐड करके 10.5 तक पहुँचूँगा। क्योंकि जब 10.5 से स्टार्ट लूँगा
इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 10.5। लेस देन 10.5 मीन 10 शामिल हो जाएगा। जब 10 शामिल हो जाएगा तो हमने देखें इक्वल टू 10 तो करना ही था। तो क्या करूँगा मैं 10.5 को, ये देखें इसको यूज़ करूँगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिटवीन 7 एंड 10, कहता है 7 और 10 के दरमियान, 7 और 10 के दरमियान। फिर आगे उसने फर्दर हिंट दे दिया एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 7 और 10 शामिल नहीं हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 7 और 10 शामिल नहीं हैं, यानी कि 7 और 10 नहीं होना चाहिए, 7 और 10 को शामिल नहीं करना। अब मैं इसको रीड करने वाला हूँ। वो कह रहा है x ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर हो, 7 ना हो, 8 हो, 9 हो, और x लेस देन 10, लेस देन 10 में 10 शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये बात कह रहा है x में सिर्फ 8 हो और 9 हो, यानी कि 7 से बड़ा 10 से छोटा। अब x को मुझे ग्रेटर देन 7 रखना है, x को ग्रेटर देन 7 रखना है, 7 से ग्रेटर रखना है। अगर 7 से ग्रेटर रखेंगे ऑब्वियस बात है हम 0.5 को ऐड करेंगे 7 में 0.5 ऐड करेंगे तो 7.5 चले जाएगा। 7.5 देखें ग्रेटर देन 7 है। सिर्फ अब इसको देखें ग्रेटर लेस को। फिर कह रहे हैं x जो है वो लेस देन 10 है, वो 10 से कम होना चाहिए। हमने x को 10 से कम रखना है। 10 से कम कब होगा, जब मैं माइनस करूंगा 0.5 को। तो 10 में से 0.5 माइनस किया तो ये 9.5। तो रेंज क्या बन गई 7.5 से 9.5 तक। होप सो आपको ये सारी रेंज वाला कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ रहा है। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये गलती होगी सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कह रहा है बिटवीन 7 एंड 10, अभी भी हमने 7 और 10 के दरमियान में रहना है, लेकिन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है शामिल है, 7 और 10 शामिल है। तो देखें इक्वल का साइन नज़र आ रहे होंगे, देखें ये इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, ये देखें ये इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है। 7 और 10 शामिल है। अगर मुझे 7 को शामिल करना है, अगर मुझे 7 को शामिल करना है, ठीक है, उसने कहा x जो है वो 7 या 7 से कम हो, और जो ओहो ये यहाँ पे ये साइन गलत आ गई, इसको ज़रा सही कर लें। अब मैं जो लिखने मतलब इसको सारा रेस कर दें ऐसे, ठीक है। अब जो लिखने वाला वो लिख लें, ठीक है, वो थोड़ा सा सही नहीं है इसके, बल्कि ये लिख लें आप प्रोबेबिलिटी, ये लिख लें आप प्रोबेबिलिटी जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, ग्रेटर देन, फिर लेस लग गया, बस आप यहाँ पे ये कर लें, ये ग्रेटर पे जाएगा, हाँ बस ये सही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 7 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x और ये लेस देन इक्वल टू 10, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x में 7 इंक्लूड है, और यहाँ से यानी कि 7, 8, 9, 10 ये 4 वैल्यूज चाहिए। अगर 7 को शामिल करना है तो वो कह रहा है कि 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, ठीक है, 7 हो या 7 से ज़्यादा हो। तो देखें अगर मैं यहाँ पर 7.5 लिखता हूँ, जबकि वो कह रहा है 7 शामिल हो, क्या 7.5 में 7 शामिल है? नहीं, यानी कि 7.5 के बाद 7.6 आएगा ना, 7.5 के बाद 7 थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब है कि 0.5 नहीं करूँगा, प्लस 0.5 नहीं करूँगा, यहाँ से माइनस करूँगा 0.5, ताकि मेरी स्टोरी स्टार्ट हो 6.5, और 6.5 के बाद 7 आ जाएगा, लेकिन शामिल है। फिर मुझे 10 को इक्वल करना है, 10 मुझे चाहिए। उसने कहा 10 हो या 10 से कम हो। 10 को शामिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा 0.5, तो मैं पहुँच जाऊँगा 10.5 में। तो देखें 10.5 से पीछे 10 शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज क्या बन गई 9.5 से लेके 10.5 तक, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सारा कंसेप्चुअली सिखा दिया।
अगर आपने सर ये तो थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ रहा है कि इसको ये शामिल है, इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना, अगर आप कंसेप्ट सीखें, सबसे बेहतरीन देखें कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट का अल्टरनेट कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, कंसेप्ट सबसे बेहतरीन होते हैं। लेकिन कमज़ोर दिल वाले जो हालात हजरात हैं, जिनके दिल थोड़े कमज़ोर हैं, जिनको इतना समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है कि कब माइनस प्लस करना है, उनके लिए बड़े आसान सा रूल है एक, ठीक है। तो अब स्पेशल डिस्काउंटेड रूल, ठीक है, कि जो कि आसान है वो ये है, बस सिंपल सी सादी सी बातें याद रख लें। 2 रूल आपको बस याद रखने पड़ेंगे। अगर सिंपल लिखा हुआ वर्ड लेस देन का, लेस देन लिखा हुआ है, चुपचाप माइनस कर दो 0.5। मोर देन लिखा है, चुपचाप ऐड कर दो 0.5। लेस, अगर लेस लिखा होगा 0.5 माइनस कर देंगे, और मोर देन लिखा होगा, अबव लिखा होगा तो 0.5 को ऐड कर देना। ये तो रूल, एक सिंपल सा रूल अपने याद रख लेना है, ठीक है। देखें मेन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, वो आपको कॉन्सेप्चुअली चलना है, लेकिन आप कहें सर अगर हम क्विकली सोचना चाहते हैं, अगर हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो हम क्या करें, तो उसके लिए बड़ा आसान है, लेस के लिए 0.5 माइनस कर दें, मोर के लिए 0.5 ऐड कर दें। आप फिर आप कहेंगे सर एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए क्या करें, एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए थोड़ा सा आपने रिवर्स सोचना, थोड़ा सा रिवर्स सोचना। वो रिवर्स ये सोचना है कि एटलीस्ट के साथ देखें ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो देखें लेस देन के साइन के साथ आपने माइनस किया, ग्रेटर देन के साइन के साथ आपने ऐड किया। लेकिन अगर यही लेस देन और ग्रेटर देन के साइन जो हैं इक्वालिटी के साथ हैं, जैसे कि लिखा हुआ ग्रेटर देन इक्वल, तो आपने रिवर्स सोचना है। आपने कहा ग्रेटर में हम क्या करते थे, हमने कहा 0.5 ऐड करते थे, तो अगर ग्रेटर का साइन इक्वल के साथ आ रहा है, आपने ऐड का इन्वर्स करना है, रिवर्स करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 0.5। हालांकि ग्रेटर में हम 0.5 ऐड किया करते हैं, लेकिन अगर ये इक्वालिटी के साथ आ जाए, आपने इसका रिवर्स याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये साइन किसके साथ है, ये लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल। हमने कहा लेस देन इक्वल के लिए, तो लेस देन के लिए तो हम 0.5 माइनस करते हैं, ये लेस देन इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे। तो देखें ये 10 से चले गया 10.5, ये 10 से चले गया 9.5, और लेस के लिए देखें लेस कर दिया, मोर के लिए देखें हमने ऐड कर दिया। भाई सिंपल सा रूल है, ठीक है, क्लियर है। अब देखें ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मीन इक्वालिटी का साइन है। अगर इक्वालिटी का साइन है बड़ा आसान, x 7 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 7 है, तो देखें इस 7 मैंने 0.5 ऐड किया तो ये 7.5 तक पहुंच गया। फिर वो कह रहा है x लेस देन 10 है, लेस देन 10 मीन 0.5 माइनस कर दो, तो 10 में से 0.5 माइनस किया तो 9.5 तक पहुंच गया, आसान सा। अब देखें इक्वालिटी का साइन आ गया, ये देखें इक्वालिटी का साइन आ गया, इधर भी इक्वालिटी का साइन आ गया। जब इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो हमने अब रिवर्स सोचना है। ये क्या है, x लेस देन है, लेस देन इक्वल है, तो हमने कहा भाई लेस के लिए हम 0.5 माइनस करते थे, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो 7 ने 0.5 ऐड किया, तो ओ फिर ये साइन गलत है, ये ग्रेटर देन इक्वल आना है असल में, सॉरी इस तरह, ये ग्रेटर देन इक्वल है, x ग्रेटर देन इक्वल है, हमने कहा ग्रेटर ले करते हैं 0.5 ऐड, क्योंकि ग्रेटर इक्वल है, अब 0.5 माइनस करेंगे, तो 7 से पहुंच गए 6.5 पर। और x क्या, लेस देन इक्वल 10, लेस देन के लिए 0.5 माइनस करते हैं, लेकिन लेस देन इक्वल के लिए 0.5 ऐड करेंगे, तो 10 में 0.5 ऐड किया, 10.5 तक चले गया। अब लास्ट है क्या, x इक्वल टू 10। हमने कहा भाई यहाँ पे तो x इक्वल टू 10 जो है, ये इसका तो नॉर्मल से आंसर ही नहीं आता, नॉर्मल से आंसर आता ही नहीं है। हमने कहा भाई अब हमें करना तो है, अब इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें 10 का मतलब क्या है, इसमें से 0.5 माइनस भी करूंगा, 0.5 ऐड भी करूंगा। ये देखें ये 9.5 पे जाएगा, 10.5, 9.5 और 10.5 ये शो कर रहा है कि x जो है वो 10 है, ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ है 9.5 से लेके 9.5 से लेके 10.5 शो कर रहा है कि जो वैल्यूज़ आ रही है वो 9.5 और 10.5 के दरमियान में, तो वो वैल्यूज़ कौन सी है, वो 10 वैल्यूज़ हैं। तो आपने इस तरह क्या करना है, डिस्क्रीट को कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करना है। तो होप सो आपको कन्वर्जन आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है।
अच्छा जी, सबसे पहले कन्वर्जन ये है, जो मैं नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा रहा हूँ वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे पहले हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे जबकि क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब आई कैप की स्टडी टेक्स्ट इस बारे में क्या कहती है, सारी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट लिखी हुई है। आई कैप स्टडी टेक्स्ट कहता है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। नॉर्मल बाइनोमियल की बेहतरीन गुड अप्रॉक्सीमेशन प्रोवाइड करता है। अप्रॉक्सीमेशन इसलिए कहते हैं करीब करीब आंसर आके एग्जैक्टली नहीं होता। कहता है कि आप बाइनोमियल को नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हो कब, व्हेन सैंपल साइज n लार्ज हो, यानी कि ग्रेट n लार्ज हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नियर टू, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0.5 के करीब करीब, ठीक। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन फर्दर अवे फ्रॉम, वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 के करीब करीब हो, थोड़ा सा अवे भी हो सकती है। देन वन माइट एक्सपेक्ट दैट एंड देयर इज नो फर्म रूल, कोई फिक्स रूल नहीं है अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज सैंपल। उसने कहा दो चीज़ें, उसने यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में कहा, उसने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में कहा। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर वन चीज़ उसने कहा कि आप नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हो बाइनोमियल के लिए कब, जब आपका सैंपल साइज लार्ज हो, n ग्रेटर हो, लार्ज हो, कितना हो 30-40 कितना हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.5 के करीब हो। उसने कहा 0.5 से प्लस माइनस भी हो सकता है, n कितना लार्ज हो इसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है। लेकिन थर्ड पैरा में कहता है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल इन द फॉलोइंग कंडीशन। कहता अगर ये कंडीशन मीट हो जाए, इसका मतलब ये है कि आप बाइनोमियल को नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। वो है क्या? वो कह रहा है जो P है, P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1% से ग्रेटर हो लेकिन 90% से लेस हो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1% से ग्रेटर है और 90% से कम है तो ठीक है। साथ साथ मीन को चेक करना। आपको पता है कि जो पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के, वो मीन होता है और वेरिएंस होता है। उसने कहा मीन किसके इक्वल होता है? NP। अगर मीन जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यानी कि मीन 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, इट्स मीन हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूल है जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कब हम बाइनोमियल को नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के तौर पे यूज़ करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1% से ग्रेटर हो, 90 से कम हो, और मीन कम से कम 5 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़रा इसका। क्वेश्चन ये है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन कौन सा था? बाइनोमियल, यानी कि बाइनोमियल की हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, एक्चुअल क्वेश्चन आपको बज़ाहिर लगेगा ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मिल रहे होंगे। सॉल्व करते हैं। उसने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल विजिट टू क्लाइंट लीडिंग इज सेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेल विजिट टू अ क्लाइंट लीडिंग टू अ सेल इज 0.5। ये हमारे पास एक उसने प्रोबेबिलिटी दे दी। ठीक है, यानी कि हम ये क्लाइंट को सेल करते हैं, सेल की प्रोबेबिलिटी 40% है। अ बिजनेस मेक्स 100 विजिट पर वीक। एक जो बिजनेस है वो 100 विजिट पर वीक करता है। तो ये 0.5 जो है, ये 0.4 जो है, ये हमारे पास P आ गया प्रोबेबिलिटी से। 1000 विजिट्स जो हैं ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास N आ गया। ठीक है, P और N गिवन हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? 35 और मोर सेल, 35 और मोर सेल विल बी मेड इन वीकर। 35 और मोर सेल, यानी कि वो कह रहा है 35, 36, 37, कहाँ तक? 100 तक। हमने कहा अल्लाहु अकबर, इतनी कौन वैल्यूज कैलकुलेशन करे? हमने कहा हाँ याद है सर ने एक और तरीका भी बताया था कि कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी यूज़ करो। हमने कहा कर लो। वो क्या है? 34, 33, 32, चलते 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 1,
0, फिर 1 में से माइनस करेंगे सारी प्रोबेबिलिटी को। हमने कहा 35 कैलकुलेशन कौन करेगा? हमने कहा हाँ ये तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, लेकिन इतनी लार्ज कैलकुलेशन। हमने कहा भाई बाइनोमियल हम तुमसे तो नहीं करेंगे, हम नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें हमारे पास P क्या है? P इज इक्वल टू 0.4 है, तो Q क्या होगा? हमें कहता है Q1 माइनस P होता है। ठीक है, Q क्या होता है हमारे पास? 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.4 किया तो Q मेरे पास आ गया 0.6, तो N कितना मेरे पास? 100, N 100 आ गया, तो मीन चाहिए। ठीक है, तो मीन कितना हमारे पास? NP, N 100 है, P 0.4 है। ठीक है, तो मीन कितना आ गया? 40 आ गया। तो देखें क्या ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है? क्या P कितना है हमारे पास? P हमारे पास कितना है? चेक करें, P हमारे पास है 0.4, तो P आ गया हमारे पास 0.4। मीन कितना है? 40। क्या उसने कहा था मीन ग्रेटर देन 5 है, तो क्या 40 ग्रेटर देन 5 है? हमने कहा बिल्कुल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस करें, क्या 1 से ग्रेटर है? हमने कहा 0.4 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से परफेक्टली, ये आइडियल क्वेश्चन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिएगा जो हमने 35 कैलकुलेशंस करनी थी वो हमें हरगिज करने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, गॉट इट। अच्छा 35 क्या है? x है, x गिवन है, इस x को हमने z में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला क्या होता है x को z में कन्वर्ट करने के लिए? x को z में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ये होता है x को z में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्टैंड डेविएशन। ठीक है जी, तो हमारे पास x कितना है? 35। क्या मैं 35 लिख सकता हूँ यहाँ पर? क्या मुझे इजाज़त है? हमने कहा नहीं नहीं। आप कहेंगे सर आपने तो कन्वर्ट ही नहीं किया इसको, ये तो 35 डिस्क्रीट है। जबकि आप एक डिस्क्रीट वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्क्रीट है, आप उसको नॉर्मल से करना चाह रहे हो, यानी कि आप डिस्क्रीट का क्वेश्चन है करने जा रहे हो नॉर्मल से, तो नॉर्मल तो कॉन्टिन्यूस है। तो सर 0.5 प्लस माइनस 0.5 की एडजस्टमेंट कौन करेगा? हमने कहा हाँ हाँ 0.5 की तो एडजस्टमेंट रह गई। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा अब एडजस्टमेंट आपने करवानी है 35 और मोर सेल। 35 और मोर सेल का मतलब क्या है? 35 या उससे ज्यादा। इट्स मीन ये लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा इसकी इंग्लिश, एग्जामिनर की इंग्लिश चेक कीजिएगा। उसने कहा 35 और मोर, यानी कि ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यही मतलब है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसकी इंग्लिश करेंगे यही बनेगा 35 सेल और मोर 35 सेल, यानी कि 35 सेल या 35 सेल से ज्यादा। अब देखें ग्रेटर, लेकिन इक्वालिटी ग्रेटर के लिए कौन सी एडजस्टमेंट होती है? प्लस 0.5, लेकिन इक्वल है तो हम माइनस 0.5 करेंगे। तो 35 नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर, माजरत के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे 34.5। हम लिखेंगे 34.5, 35 की जगह 34.5 लिखूँगा और माइनस करूँगा 0.5, क्योंकि मैंने 35 को मुझे इंक्लूड करना है। 35 को इंक्लूड करने के लिए मैं 34.5 से स्टार्ट लूँगा। ये x आ गया, बस ठीक है, आगे सारी कहानी आसान है। मीन मीन मीन, ये मीन फाइंड किया हमने 40, तो 40 आ गया। स्टैंड डेविएशन चाहिए, तो बाइनोमियल में स्टैंड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टैंड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n p q। तो व्हाट इज n? 40। व्हाट इज p? 0.4। व्हाट इज q? q किधर गया? 0.6। 0.6। तो इन सब पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं क्या आता है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन 40 मल्टीप्लाई 0.54, तो आंसर आ गया
3.3 2 डेसिमल लिख लेते हैं, आ गया 3.098, ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.098। तो z क्या आ गया, माइनस में आएगा हमारे पास z सारा। तो 34.5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3.098, तो आंसर आ जाएगा -1.78। अब इस -1.78 को क्या करना है, जी बताएं, शाबाश। ये जो हमारे पास z की वैल्यू आ गई -1.78, हम क्या करेंगे, c करेंगे कहाँ पर, इन z टेबल। इसको हमें z टेबल में जाके देखना है। तो ढूंढें, माइनस को इग्नोर करना है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे इक्वेशन जा रही है। तो 1.78 हमने देखना, ठीक है। तो लेट्स सी, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से थोड़ी बात करते हैं। ये देखिए, z 0 है, यहाँ पे z क्या है, -1.78, और वो कह रहा है 35 और मोर, इससे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये तो 0.5 आ गया ना, ये तो एरिया। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया देखना है, ये क्या एरिया होगा मेरे पास। तो देखते हैं 1.78 जी टेबल से। तो 1.78 ये आ गया 1.7 आ गया। अब इसको देखना मुझे 8 में। अब 8 हियर ये 8 आ रहा है ना मेरे पास, ये देखें, ये 8 आ रहा है मेरे पास। तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है। 1.78 0.4625 ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास 0.4625। तो आंसर आ गया 0.4625। तो ये वाला है 0.4625, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंबाइन एरिया आ जाएगा 0.4625 प्लस 0.5, तो हमारे पास डिज़ायर एरिया आ जाएगा 0.4625। माइनस 1.78 को जब 1.78 को जब हमने देखा तो 0.4625 हमारे पास आ गया था। किधर गया, 0.4625, ठीक है। तो 0.4625 में हमने क्या किया, 0.5 ऐड किया। वो क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें 35 और मोर चाहिए। 35 देखें, मीन कितना था हमारे पास, किधर गया, मीन 40 है। तो यहाँ पे x मीन 40 है और x यहाँ पे 35 है। उसने कहा 35 से ग्रेटर, तो यहाँ से यहाँ तक हमने सारा करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 0.4625 आ गया और 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9625। तो 0.9625 ये हमारे पास हमारा डिज़ायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस आंसर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको जल्दी से रिवाइज भी कर लें आप बेशक। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जो हमने नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन बाइनोमियल का क्वेश्चन था, लेकिन हमने बाइनोमियल के क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए सॉल्व किया, ठीक है जी। इसको जल्दी से रिवाइज कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा। आपको थोड़ा सा गाइड ये है कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी बना देता हूँ आपको। कहता है 20% ऑफ पीपल, यानी कि 20% जो लोग हैं रिजाइडिंग इन अ विलेज, एक गांव में रहते हैं, सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, उनको हेपेटाइटिस हो गया, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी होगी हेपेटाइटिस होने की। इन अ सैम्पल ऑफ 50%, n 50 हो गया, हमने 50% का सैंपल लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 5 आर सफरिंग, 5 से कम लोग सफ़र कर रहे हैं। 5 से कम के लिए हमें पता है 4 3 2 1 0, हम बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, नॉर्मल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शन आ गई, लेकिन ये देखें वही अगर हम कंडीशन लगाएं ज़रा कि क्या 0 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1 से ग्रेटर है और 0.9 से लेस है, हमने कहा बिल्कुल p जो है हमारे पास 0.2 है। और सेकंड कंडीशन क्या थी, जो मीन है क्या वह ग्रेटर देन 5 है, तो चेक करें ज़रा, मीन ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास 0.2, हमने कहा ये कंडीशन तो पूरी हो रही है बाइनोमियल के लिए। मीन कितना है 50n, मीन इज इक्वल टू NP होता है, तो n 50 है, p कितना है 0.2, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करें तो आंसर आता है 10। तो क्या 10 ग्रेटर देन 5 होता है, हमने कभी होता है, इट्स मीन ये नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर हम इसको नॉर्मल से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ये देखिएगा। हमें सबसे पहले z, इसको अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें ये चाहिए होता है x माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले z में कन्वर्ट करना होता है, तो मुझे मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मीन कैसे आएगा, मीन आएगा NP से, मीन इज इक्वल टू NP होता है। n कितना है 50, ये n 50 है। p कितना है, प्रोबेबिलिटी हाइपेटाइटिस के 20% 0.2 होता है, तो मीन हमारे पास 10 आ गया था, हमने कहा मीन तो आ गया 10। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कहता है स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। तो स्क्वायर रूट ऑफ n कितना है 50, p कितना है 0.2, तो q क्या होगा 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 2.828 ये आ गया, 2.828, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में इसको सो पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो z इज इक्वल टू, अब x में क्या पुट करना है, तो देखें लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो ये देखें फिर 4.5 बन जाएगा, क्योंकि लेस के लिए 0.5 माइनस करना है। तो 4.5 माइनस मीन कितना है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.828, ठीक है। तो z की वैल्यू देखें क्या आंसर आता है, z का आंसर क्या आता है 4.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2.828, 2.8, तो आंसर आ गया -1.94। इसको क्या करें, हमने कहा सी करो इन जी टेबल में जाके देख लो आंसर आ जाएगा। हमने कहा उससे पहले ज़रा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ क्या कहता है, z 0 -1.94, उसने कहा लेस, यानी कि ये एरिया चाहिए, ये एरिया हमारा डिज़ायर्ड एरिया। हमने कहा लेकिन z तो 0 से रेंज बताएगा ना, z सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बताएगा, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखना है 1.94, तो 1.94 कहाँ आ रहा है, ये आ गया 1.9, ये आ गया हमारे पास 1.9। इस 1.9 को इसको ज़रा सबसे पहले इरेज कर लेते हैं सारा। हमें चाहिए 1.9, तो ये आ गया 1.94 है, ये मेरे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 1.94
तो ये वाला हमारा कुछ आंसर आ जाएगा 0.4738 तो आंसर आ गया 0.4738। लेकिन मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, तो हमें पता है 0.5 हमारा एरिया, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, इसमें से ये वाला एरिया माइनस करूँगा तो हमारा डिज़ायर एरिया आ जाएगा। वो कैसे आएगा? 0.5 माइनस 0.4738, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4738, तो आंसर 0.0 हमारा आंसर आ जाएगा 0.0262, ठीक है, यानी कि 2.62%, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 0.0287, हमारा आ रहा है 0.0262, ये 6287। ये डिफरेंस किस वजह से आया? इस वजह से है कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को राउंडिंग 3 डेसिमल प्लेस पे किया हुआ, ये वाला थोड़ा सा कम डेसिमल प्लेस पे किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, एग्जाम में करीब करीब जाएगा। तो होप्स आपको समझ लगी होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने बी और सी पार्ट खुद सॉल्व करना है, बस यही बता दूँ, वो ग्रेटर दैन 12 है, ग्रेटर दैन 12 में 12.5 आ जाएगा इस एक्स की जगह बस। फिर वो कह रहा है 8 to 12%, 8 to 12%। अब उसने ये नहीं बताया कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, उसने कुछ नहीं बताया। तो 8 to 12% का मतलब है हम ये ज्यूम करेंगे कि एक्सक्लूसिव है, 8 शामिल नहीं है। तो अगर 8 शामिल नहीं है, 8 7.5 बन जाएगा, 12 12.5 बन जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन देखें फर्स्ट 2 डिजिट लाजमी मैच करेंगे, सेकंड 2 डिजिट मैच नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो आपने इसको ये देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन 7th केस में, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन हम नॉर्मल से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास कहता है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज। अच्छा, सबसे पहले उसने पीछे बाइनोमियल के लिए ये रूल बताया था कि बाइनोमियल के लिए ये रूल याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0.1 हो और लेकिन लेस देन 0.9 हो, और जो मीन है वो ग्रेटर देन 5 हो। ये बाइनोमियल का रूल था। लेकिन नॉर्मल पॉइजन के लिए रूल क्या है? पॉइजन के लिए रूल बता रहा है, वो कह रहा है पॉइजन के लिए रूल कुछ ये है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं एज एन अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन, पॉइजन के अप्रोक्सीमेशन के तौर पर, व्हेन द रेट ऑफ इवेंट, जो रेट ऑफ इवेंट है अकर हो रहा है। अच्छा, म्यू को हम लैम्डा से भी शो करते हैं, जो क्योंकि पॉइजन का फॉर्मूला पर हमें पता ही होता है ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स, एक्स का फैक्टोरियल। ये जो मीन है ये किसी बुक्स में लैम्डा से भी शो हो रहा था। कहता है जो मीन है इज़ ग्रेटर देन 30, कहता है जो मीन है कम से कम 30 से बड़ा होना चाहिए। अगर मीन 30 से बड़ा है तो आप पॉइजन के क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने कहा कैसे? नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन है लेकिन पॉइजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये है अ पोल्ट्री फार्म कलेक्ट एग्स एवरी मॉर्निंग। एक पोल्ट्री फार्म है वो हर सुबह एग्स इकट्ठे करते हैं। देयर आर 50 ब्रोकन एग्स, कहता है कि 50 उसमें से एग्स जो हैं वो टूट गए हैं। देयर आर 50 ब्रोकन एग्स पर कलेक्शन ऑन एवरेज, एवरेज जो है वो कह रहा है 50 एग टूट गए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 60, देखिए मोर देन 60 आ गया, मोर देन 60 माइट बी ब्रोकन इन एनी वन कलेक्शन। तो देखें 50 एग ऑन एवरेज, ऑन एवरेज का मतलब आपको पता है ये मीन है, यानी कि मीन इज इक्वल टू 50 है। और उसने कहा था कि मीन ग्रेटर देन 30 हो, तो देखें 50 30 से ग्रेटर है, इट्स मीन हम इस पॉइजन के क्वेश्चन को नॉर्मल से कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइजन का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइजन का फॉर्मूला होता है कि उसने कहा प्रोबेबिलिटी जो x है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, वो ये कह रहा है। हमने कहा e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर
मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x और यहाँ से आ गया x का फैक्टोरियल। हमने कहा ये फॉर्मूला, हमने कहा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा चुपचाप। ये तो सबसे आसान होता है पॉइजन के अप्रॉक्सीमेशन। e की पावर माइनस म्यू, मीन कितना है 50, ये मीन है। e की पावर माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 की पावर x। अब x में 60 यूज़ नहीं करना क्योंकि 60 डिस्क्रीट है, मोर देन है तो 60 जो है वो 60.5 पे चले जाएगा। तो e की पावर माइनस म्यू की पावर x, x क्या है हमारे पास 60.5 डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल यानी कि 60.5 का फैक्टोरियल, बस ठीक है। इस तरह हम मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। तो हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखें ज़रा बनता क्या है, ज़रा चेक करें। क्योंकि हम नॉर्मल अभी तो पॉइजन से सॉल्व करें, अगर पॉइजन से सॉल्व करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये 60 है तो यहाँ पे ज़रा 60 ही रहेगा, यहाँ पे 60 रहेगा। ज़रा इसको वैसे कैलकुलेटर सॉल्व करें, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो e की पावर माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 की पावर 60, तो देखें कितनी हैवी पावर्स आ रही हैं, डिवाइडेड बाय 60 का फैक्टोरियल, 60 का फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल। तो आंसर इसका आता है, इसको ज़रा आंसर इसका आता है 0.0201, ये आंसर आता है इसका, ठीक है, ये आंसर आता है इसका। यहाँ पे 60 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये 60 का फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 50 मल्टीप्लाई 50 की पावर 60 डिवाइडेड 60 फैक्टोरियल, आंसर ये वाला आता है। अब हम देखते हैं इसको कि अगर हम इसको, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम देखते हैं अगर इसको हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना, अगर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अब वो देखिएगा ज़रा। हमने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें ये चाहिए होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें z चाहिए होता है। z कैसे होता है, x माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने कहा मीन चाहिए, हमने कहा मीन किसके इक्वल होता है, एन पी का। n कितना है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे n कितना है। उसने कहा 50 ब्रोकन एज ऑन एवरेज, हमने कहा n तो है कोई नहीं, उसने डायरेक्ट मीन दे दिया, यानी कि म्यू क्या आ गया, मीन इज इक्वल टू 50, उसने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। तो हमने कहा हमें तो वो भी चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके होते हैं, एन पी और क्यू के, हमने कहा एन पी क्यू के इक्वल होता है, ठीक है, एन पी और क्यू के इक्वल होता है। अच्छा, अब हमें सिर्फ वो एवरेज बता रहा है, 50 ब्रोकन एग्स, यानी कि हमारे पास जो एग्स हैं वो 50 हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। और यहाँ पर n नहीं बता रहा, अगर n नहीं बता रहा तो यहाँ पर n जो है वो हमारे पास मिस है, n हमें नहीं पता। अगर n भी नहीं पता और प्रोबेबिलिटी भी नहीं बता रहा तो जाहिर है हमारे पास एन पी क्यू स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ सकता इसका, क्योंकि नहीं बता रहा। तो इस क्वेश्चन को या तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस अब यहाँ तक रख लें, इस क्वेश्चन को चेक करने के बाद फिर आपको मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन करना या नहीं करना, ठीक है। तो बस आपका ये है कि पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन ना करें। सी यहाँ पे एक चीज़ लगता है कि मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ रहा है। जैसे कि बाइनोमियल केस में हमें एन पी क्यू मिल गया था, ये देखें एन पी क्यू, इस तरह यहाँ से थोड़ा सा लगता है कोई चीज़ मिस रहेगी क्वेश्चन को सेट करते वक्त। तो आपने काम ये करना है कि पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन रहने दे, ये मैं क्वेश्चन दोबारा अगेन करवा दूँगा, ये मैं क्वेश्चन जो है ये आपको अगेन करवा दूँगा, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। आपका काम ये है, आपने जो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन है वो अच्छे से देख लेने, ठीक है। पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन भी सारी इसी तरह ही चलें, जिस तरह हम बाइनोमियल चलिए। फार्मूला क्या, हमें मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाना था, जी मिल जाना था, जी के बाद हमें जी का जो एरिया चाहिए वो जी टेबल से मिल जाना था, हमारा चुपचाप आंसर आ जाना था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन चला फिर करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सारे रिवाइज कर लें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आई कैप के क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।